सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों को, श्रोताओं को और मंजरी आपको भी कम्मू का नमस्कार। कम्मो भाभी आपको और सुनने वाली सभी सखियों और श्रोताओं को मंजरी वर्मा का नमस्कार। अब नमस्कार हो गया, तब आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल बढ़ा जाए, क्योंकि भाई देखिए जब भौजाई साथ में हो तो भाई वो दिनों की याद भी तो करेंगे ना कि वो दिन याद करो में गर्मियों के समय में, गर्मियों में समय कैसे बिताते थे। जब छुट्टियां हुआ करती हैं और वो जो पूरा महीना होता है, हाँ कहना चाहिए, तो कैसे तो समय उन दिनों को तो याद करेंगे ही कि किस तरह उस समय बिताते थे बचपन में। और लेकिन आज भी बताएंगे ना, क्योंकि आज की गर्मी की जो छुट्टियां होती हैं और जो गर्मियों का जो खास समय होता है जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं, क्या करते हैं उसमें, क्या करते हैं। लेकिन हमारे लिए वो दिन याद करो कि बातें जो सबकी जुड़ेंगी ना तो उसमें बहुत मजा आता है। श्रोता बताएंगे, है ना। और साथ में कहीं घूमने लेकर चलेंगे, क्योंकि मौसम ही ऐसा, तो हाँ भाई छुट्टियां चल रही हैं तो घूमना तो बनता है। बिल्कुल, तो चलेंगे कल्पा, बिल्कुल हरी भरी वादियों की तरफ चलेंगे। और इसके साथ ही आज बड़ा खास दिन है, माता पिता का वैश्विक दिवस है, यानी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स जी। और इसके साथ और एक दिवस और भी है, वो है विश्व दुग्ध दिवस। बिल्कुल, आज हम मना रहे हैं विश्व दुग्ध दिवस। वैसे मंजरी दीदी, दूध जो है हर प्राणी के लिए उसका सेवन उतना ही ज़रूरी है जितना कि हम अन्य आहार लेते हैं, खासकर मनुष्यों के लिए, क्योंकि दूध में कई तरह के पौष्टिक तत्व होते हैं, विटामिन्स होते हैं। और जब दूध की बात आती है तो खासकर नवजात शिशु के लिए अन्य दूध की अपेक्षा माँ का जो दूध होता है वो इतना लाभकारी होता है, उसके शारीरिक वृद्धि में सहायक होता है और यूं कह लें कि उसका संपूर्ण आहार होता है। तो माँ का दूध उसके लिए सबसे ज़्यादा उचित होता है, मुफीद होता है। वैसे इसके अलावा हम जो दूध का सेवन करते हैं वो अन्य पशुओं से मिलता है, जैसे जिसमें गाय और भैंस का दूध अधिकतर इनका सेवन किया जाता है। बिल्कुल। और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। इस दिन को दूध को वैश्विक भोजन के रूप में मान्यता देने और डेयरी उद्योगों का जश्न मनाने के लिए किया जाता है। डेयरी क्षेत्र से जुड़ी तमाम जो गतिविधियां होती हैं उन पर लोगों का ध्यान जाए, उसकी अहमियत को समझे, इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। इस दिवस पर दूध का वितरण भी किया जाता है, विज्ञापनों द्वारा प्रचार प्रसार भी किया जाता है। और कम्मो भाभी स्कूलों में, विद्यालयों में भी बच्चों को इस दूध के बारे में खास बातें बताई जाती हैं कि आपके लिए ये कितना जरूरी है। बिल्कुल, और दूध के महत्व को समझाते हुए हमारी सखियां भी कह रही हैं, दूध में निहित पौष्टिक तत्वों को समझते हुए इसका सेवन करना जरूरी है। बच्चे, युवा या बुजुर्ग, हर किसी को अच्छी सेहत के लिए दूध पीना चाहिए, क्योंकि दूध सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। दूध के साथ साथ इससे निर्मित दही, मक्खन, घी, पनीर, रबड़ी और अलग अलग जो मिठाइयाँ होती हैं वे सब भी हमारे सेहत के लिए लाभदायक होती हैं। इसलिए बच्चों में कुपोषण को रोकने के लिए हमारे यहाँ सरकारी विद्यालयों में बाल गोपाल योजना के अंतर्गत 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को पहले नियमित और अब सप्ताह में 2 दिन दूध पीने के लिए दिया जाता है। बिल्कुल, कितनी अच्छी पहल है, बहुत अच्छी पहल है। और पहली बार विश्व दुग्ध दिवस 1 जून सन 2001 को मनाया गया था। और दूध में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जस्ता, फास्फोरस, आयोडीन, आयरन, पोटेशियम, फोलेट, विटामिन ए और डी, B12, प्रोटीन आदि बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। और जब हम अपने बच्चों को ये बताएंगे ना कि इसमें इतनी सारी चीज़ें पाई जाती हैं, तुम्हारे लिए कितना अच्छा है, या सभी के लिए बहुत ज़रूरी है दूध, तो उसके प्रति लोगों का रुझान बढ़ेगा कि जो नहीं पीते हैं उनका भी मन करेगा कि चलो पिएं। और ये बड़ा ही ऊर्जा देता है। दुनिया भर में लगभग 1 अरब लोग डेयरी क्षेत्र पर निर्भर हैं। और कहना चाहिए कि दूध इस समय का दुनिया भर में लगभग बहुत सारे लोगों की आजीविका इनके उद्योगों से चल रही है, डेयरी क्षेत्र पर निर्भर है। और वैसे हर साल की जो थीम होती है उसमें इस साल की थीम है एंजॉय डेयरी। बिल्कुल, यानी डेयरी से उत्पन्न पदार्थों को हम उसका पूरा उपभोग करें
और आनंद लें। बिल्कुल। और हमारी सखी एक लिखते हैं कि विश्व दुग्ध दिवस हर वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। लगभग 150 मिलियन परिवार दुग्ध उत्पादन से जुड़े हुए हैं। विकासशील देशों में छोटे किसानों द्वारा सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन किया जाता है और ये दूध उत्पादन घरेलू आजीविका, खाद्य सुरक्षा और पोषण में योगदान देता है। छोटे उत्पादकों के लिए ये आय का एक मात्र स्रोत है। तो ये चीज़ तो बहुत अच्छी है कि इस तरह से सबको कितना सारा रोजगार मिल जाता है ना। तो दूध अपने आप में संपूर्ण आहार माना गया है। तो माता पिता तो कोशिश करते हैं कि बच्चे दूध पिएं, लेकिन जो बच्चे थोड़ा सा मुंह बनाते हैं ना कि हाँ हम नहीं पिएंगे, उनको पिलाना कितना मुश्किल होता है। अक्सर देखा है ना कि बच्चों की जो माँ होती है उसकी नाक पकड़ के और चम्मच से पिलाएंगी, बड़े तरह से कहानियां बना के पिलाती हैं। तो ये भी एक अलग तरीके तो कहानियां बनाकर पिलाएं, प्यार से पिलाएं, मनुहार करके पिलाएं, लेकिन बच्चों के खाद्य पदार्थ में दूध जरूर शामिल करें। और अब हम अपने कार्यक्रम में शामिल करें गीत। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। 2 घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है। जब कभी दूर से तू मुझको नजर आता है, प्यार हंस कर मेरी आँखों में संवर जाता है। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। जाम इतने तेरी मस्ती भरी आँखों से पिए, हाँ जाम इतने तेरी मस्ती भरी आँखों से पिए। बेखुदी में तुझे सजदे मेरी नजरों ने किए, तेरे जलवों में खुदा मुझको नजर आता है। प्यार हंस कर मेरी आँखों में संवर जाता है। 2 घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। मंजरी दी, कुछ ऐसा ही हम महसूस करते हैं जब बड़े दिनों बाद हम अपने परिवार वालों से मिलते हैं, और उसमें भी खासकर अपने माता पिता से मिलते हैं। देखिए ना, पढ़ाई के सिलसिले में या नौकरी के सिलसिले में या किन्हीं और कारणों से जब बच्चे अपने माता पिता से दूर होते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि कई छोटी छोटी चीजें जिन पर शायद हम उतना गौर भी नहीं करते थे, लेकिन
हमारे माता और पिता दोनों हर छोटी से छोटी हमारी उन बातों का ध्यान रखा करते हैं। बिल्कुल, और ध्यान रखने के साथ-साथ भाभी इतनी सारी सीखें मिलती थी मम्मी-पापा से कि बस पूछिए मत। वो सीखें उस समय तो लगता था अरे मम्मी कितना ज्ञान दे रही हो, पापा कितना बता रहे हो, लेकिन अब वो लगता है कि वो पल्लू में बंधी हुई गाँठ में बिल्कुल। पोटली जैसी हैं आगे हमारे। चलकर जब जी। हम जो जीवन है उससे साक्षात्कार जब हमारा होता है, उस परेशानियों से जब हम जूझते हैं, तो कहीं ना कहीं दिमाग में, दिल के कोने में वो जो सीख है ना माता पिता द्वारा दी बिल्कुल। गई, वही काम आती वो है। पोटली उनकी खुल जाती है और फिर हम वही आगे अपनी पीढ़ी को भी देते चलते हैं ना। और माता पिता जो अपने परिवार, बच्चों के लिए अपने जीवन में उसे सुखी, समृद्धशाली और स्वस्थ संस्कारी मूल्यों और आदर्शों को देने के लिए जीवन भर संघर्ष करते हैं। एक लंबी यात्रा होती है उनकी। अपने बच्चों के प्रति कई जिम्मेदारियों और चुनौतियों का वे सामना करते हैं, लेकिन कभी हार नहीं मानते और उन्हीं के प्रति आदर सम्मान देने के लिए ये ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया जाता है, यानी माता पिता वैश्विक दिवस माता पिता का। बिल्कुल, और ये दिवस प्रत्येक वर्ष माता पिता के प्यार, त्याग और समर्पण का जश्न मनाता है। साथ ही समाज में परिवार का क्या महत्व है इस पर भी प्रकाश डालता है, क्योंकि एक एक परिवार से ही समाज बनता है। परिवार अच्छा होगा तो समाज अच्छा होगा, और बच्चों को ये पता चले कि आपको जन्म देने से लेकर पालन पोषण तक, शादी ब्याह और उसके बाद भी उनके दुखों में, तकलीफों और खुशियों में कैसे माता पिता छाया बनकर हमेशा उनके साथ रहते हैं। तो बिल्कुल, हमारी देखो एक सखी भी कहती है कि माता पिता के बिना ना कोई दिन है ना रात, वे तो हर क्षण हर बात में हैं हमारे साथ। माता पिता वैश्विक दिवस पर बधाई उन्होंने दी है। तो माता पिता और परिवार के प्रति जागरूकता लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2012 में 1 जून को वैश्विक माता पिता दिवस के रूप में घोषित किया। यानी अगर हम माता पिता की बात करें मंजरी दी, तो जीवन के हर पड़ाव पर उनकी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए शुरू से परिवार में चाहे बड़ा हो या छोटा, सभी को आदर, सम्मान जैसे संस्कार सिखाए जाते हैं। बल्कि माता पिता का स्थान जो होता है वो ईश्वर का रूप ही माना गया है। बिल्कुल। हर दिन हमें माता पिता का आदर और सम्मान करते रहना चाहिए। और ये सीख बच्चों में, ये जो संस्कार है, ये अलग से कहते हैं ना, घुटवाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये शुरू तो, से ही परिवार में दिए जाते हैं, और बच्चों को भी ये समझना चाहिए कि ये कितने हमारे लिए ज़रूरी है। और कमो भाभी, एक संदेश आया है कि माता जी पिताजी के आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है। हम सभी भगवान को तीर्थों पर ढूंढते हैं। जब भगवान रूप में माता जी पिताजी अपने ही घर में विराजमान है, तो मतलब कहने का मतलब है हमारे माता पिता तो भगवान रूप में हमारे घर में है ही, तो हम पहले उनकी पूजा कर लेते हैं, है ना। बिल्कुल। तो एक गीत सुन लेते हैं। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला।
जहां, ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्म देती है जो माँ, जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। लोरियां होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो वार दे, हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। शक्ति से करते हैं प्रार्थना। इनकी छाया रहती दुनिया तलक, एक पल रह सके हम न जिनके बिना। आप दोनों सलामत रहे, सबके दिल में ये अरमान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। बिल्कुल मंजरी दी, धरती पर माता पिता का रूप एक तरह से भगवान से जी भगवान के जैसा ही है। बिल्कुल। जब हम उदास होते हैं या पर असमंजस में होते हैं, परेशानियों से घिरे होते हैं, भाभी जब कहीं दर्द होता है तो सबसे पहले क्या निकलता है ना? वही माँ, वही माँ, अरे मम्मी मरे, ऐसी चीजें आती है ना निकल के दर्द में, तकलीफ में। यानी कहना चाहिए कि बच्चों के वैसे कहा जाए तो माँ सबसे करीब होती है, तो सबसे पहले दुख दर्द, कहीं चोट लगेगी ठोकर लगेगी तो माँ का पहले आएगा। सोचिए ना, माँ अगर ममता की मूर्ति होती है, वात्सल्य की प्रतिमा होती है, कोमल भाव होता है माँ के मन में, वहीं पिता की अगर बात करें तो एक पिता का नाम लेते ही हमें लगता है कि हाँ, कोई
एकदम मजबूती से चट्टान की तरह हमारे बिल्कुल। साथ, हमारे पीछे खड़ा है कि हम मजबूत कभी हाँ, पिता की मजबूत जो बाहें हैं वो लगती हमें थाम लेंगी। हाँ, हम कहीं कभी भी लड़खड़ाए हाँ तो वो हमें थाम लेंगे। थाम लेंगी। और वो जब साथ में होते, माँ रहेंगी तो अलग बात है, उनसे वो सारी डिमांड पूरी होगी खाने पीने की, शौक की। लेकिन जब पिता होते हैं तो उनके साथ लगता है कि ये हमें बहुत सारी चीजें खरीदवा के दे सकते हैं, ये इनके पास मतलब है कुछ बढ़िया चीज, ताकत है जो हम लोग को चीजें बाजार से खरीदवा सकते हैं, ऐसी चीज होती है। बिल्कुल, माँ से हमारा जो माता पिता से जो हमारा भावनात्मक रिश्ता जी। होता है, माँ के साथ एक कोमल होता है और पिता के साथ एक कहते हैं ना, एक संबल प्रदान करते हैं वो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो दोनों की अहमियत अपनी जगह बहुत एकदम। ख़ास है। और हाँ, संदेश मिला है कमो भाभी कि माता-पिता के वैश्विक दिवस की बधाई। माँ-बाप का दिन हमारे भारत में मनाने का ख़ास यही है, हम सारी दुनिया के साथ ये दिन मना रहे हैं और हम भी इस दुनिया का हिस्सा हैं। अगर सही में सोचा जाए तो माँ-बाप के बिना कोई दिन ही नहीं होता। इस दिन हम यह प्रण करें कि हम उनको खुश रखें, उनकी इज़्ज़त करें, उनके सपने पूरे करें और अगर आप माँ-बाप बुज़ुर्ग हैं तो उनकी सेवा करेंगे। ये शरीर उनकी देन है, ये समझ लेंगे तो हर दिन माँ-बाप के लिए है। तो भाभी आज क्यों ना सबसे ये कहा जाए कि भई अपने माँ-बाप को कुछ काम मत करने दो, उनके लिए बढ़िया-बढ़िया चीज़ें बनाओ, खिलाओ। सिर्फ आज के और दिन ही क्यों? मतलब आज ये तो एक जश्न मना लो, अरे लेकिन हमें उनका हमेशा सम्मान करो। और उनका ध्यान तो रोज ही जी, रखना है। जी, वो तो करना ही है। उम्र का जो एक पड़ाव होता है ना मंजरी दीदी, हुँ। कि एक समय के बाद कभी वो उन्होंने हमें चलना सिखाया, जी। उन्होंने हमारी उंगली थामी और उम्र के एक पड़ाव के बाद जरूरत होती है कि बच्चे उनका उनकी संबल बने, उनका आधार जी। बने, उनकी उंगली थामे रहें। हमारी एक सखी कह भी रही हैं कि माता पिता के लिए कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। माता पिता, गुरु और ईश्वर, इन्हीं से सबका जीवन है। माता पिता क्या नहीं करते अपने बच्चों के लिए। हम जब स्वयं माता पिता बनते हैं तभी समझ पाते हैं। माता पिता की सर्वदा पूजा करनी चाहिए, इनको जितनी खुशी दे सकते हैं देनी चाहिए, कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। बाद में अफसोस रह जाता है कि जब वो थे तब हमने उनको समय, सेवा और प्यार क्यों नहीं दिया। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें, यादें जुड़ जाती हैं जब हम कोई भी दिवस मनाते हैं। और कमो भाभी एक संदेश और है कि माता-पिता दिवस, हम तो हर रोज़ अपने माता-पिता की सेवा करके उनके असीम आशीर्वाद लेकर हर दिन माँ-बाप दिवस मनाते रहते हैं। हम जहाँ भी जाएँ उनको साथ में लेकर ही जाते हैं। मुझे घरवालों का सहयोग मिल रहा है कि मैं ये लिखते हुए भी गदगदित हो चुका हूँ, मैं रोग मुक्त हूँ, इस कारण उनके आशीर्वाद से ही इन्होंने लिखा है। वाक़ई सही बात है, अगर हम कहीं जाते हैं तो अपने माता-पिता को साथ में ले जाते हैं तो बहुत सारी उनको भी बहुत खुशियाँ मिलती हैं और हमारे लिए भी बहुत सारी यादें जुड़ जाती हैं। बिल्कुल। है ना? अच्छा, यादों से याद आया मंजरी दी, हुँ। प्रश्न पूछेंगे हम आपसे। क्या? बताओ? जब गर्मी की छुट्टियां हुआ हुँ, करती थी, हुँ। क्या करती थी आप? हम समय कैसे बिताती थी? वो भर हाँ। दोपहरिया, तपती दोपहरिया की, भाई बाहर तो निकल नहीं सकते थे। ना घर में रह के कुछ, भैया मैं तो थोड़ा शरारती भी मूड की थी, तो शरारत करने में भी बड़ा मज़ा आता था हुँ। और काम भी बहुत करते थे, लेकिन शरारत में तो भई मेरा 1 नंबर का रहता था। क्या सच में? बिल्कुल। इतनी शरारती थी आप? बिल्कुल। तो भाई श्रोताओं से भी पूछ लेते हैं ना कि और क्या-क्या शरारतें हाँ, वो वो करते कहते थे, थे। हमारी सखियां करती थी। वो सोचें, हमें बताएं, तब तक हम गीत सुनाएं। जी। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यार ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो।
आंचल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ, तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूं। दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं। तुम यूं ही जलाते रहना आकर ख्वाबों में, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। मंजरी दी भाई, इस गर्मी के मौसम में तो हम यही कह देंगे कि पल पल दिल के पास क्या रहता है। बिल्कुल, हमारे क्या नारियल पानी, नींबू पानी, ठंडी ठंडी आइसक्रीम, तरबूज, खरबूज बहुत सारी चीजें रहती है ना। हाँ। बड़ा मजा आता है। लेकिन गर्मियों के दिनों में इतने तरह तरह के फल आ जाते हैं ना, बस पूछो मत। हाँ, फल से ध्यान आया कि मुझे बहुत तेज से प्यास लग रही है, तो चले ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक, अच्छा हाँ।
की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। हाँ तो मंजरी दी बताइए, इतनी गर्मियों में कहाँ ले चलेंगे घुमाने हमको? बस ले चलेंगे भौजाई, अपना सामान तो तैयार है ना आपका, बैग वैग अटैची वटैची? अरे आपने उस दिन छोटा सा हिंट दिया था हमको, और हमने अपना पूरा बक्सा बक्सा सब तैयार पूरी रखा है। तैयारी है। देखिए भैया, सखियों श्रोताओं सुन लीजिए, ये पहले से तैयार बैठी है। तो क्या, अब आप बस जगह का नाम बताइए। तो चलिए हम ले चलते हैं आपको, कल्पा ले चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में एक बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी जगह है कल्पा। कल्पा समुद्र तल से करीब 29,060 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और शिमला से 260 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा कस्बा है। हिमाचल के इस गांव को खास पर्यटन स्थलों में गिना भी जाता है। पहले कल्पा किन्नौर जिले का मुख्यालय हुआ करता था, लेकिन अब रिकांगपिओ किन्नौर का मुख्यालय है। यहाँ के किसी भी जगह से कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटियां आसानी से दिख जाती हैं। भाई मंजरी दी, 2960 मीटर की ऊंचाई पर स्थित समुद्र तल से ये जो कल्पा है वो तलहटी में बसा गांव है। सतलज नदी पहाड़ी भूमि से होकर गुजरती है, जिससे वहां का जो मोहक वातावरण है उसे आनंद से भर देता है। चारों ओर बिखरी हरियाली, सेब के बागान वहां की खासियत है और व्यापार का साधन भी। इसके अलावा सेब के अलावा चिलगोजा है, देवदार के जंगलों में घूमा जा सकता है और चिलगोजों का आनंद लिया जा सकता है। वैसे यहाँ का मौसम सुहावना, कड़ाके की सर्दी के कारण सुहावना तो रहता ही है, लेकिन कह सकते हैं कि साल भर ठंडा ही रहता है। बिल्कुल गजब की ठंड पड़ती है। और जब यहाँ पर इस मौसम में सेब की जो पैदावार होती है, चिलगोजा, भाई उसका तो स्वाद एकदम अनूठा होता है। और गर्मियों के मौसम में यहाँ की शीतलता रोम रोम को पुलकित कर देती है। यहाँ की प्राकृतिक जो सुंदरता है वो इतनी सुंदर लगती है कि बस मन करता है कि कैनवास पर रंग भर दे तुलिका से, ब्रश से। कैनवास पर रंग यहाँ पे भरा है प्रकृति ने, बिल्कुल प्राकृतिक रंगों से। और तापमान की बात करें तो यहाँ अप्रैल से जून में 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। और सूरज की हल्की गर्मी पहाड़ों और घास के मैदानों पर जमी बर्फ को पिघला देती है और ताजे खिले सुंदर फूल भी बड़े आकर्षित लगते हैं। और यहाँ अनेक खेलों का भी मजा लिया जा सकता है। तो भाई जो जिन्हें एडवेंचर पसंद है वो भी कल्पा जाएं और घूमे, एंजॉय करें। हाँ, है ना? बारिश के मौसम में वैसे भारी वर्षा के कारण फिसलन भरी ढलान हो जाती है, इसलिए ये मौसम यहाँ पर जाने के लिए सही नहीं कहा जाता। पर्यटकों के लिए दिक्कत पैदा हो सकती है। सर्दियों में तापमान -15 डिग्री तक चला जाता है, झीलें जम जाती हैं, ढलानों पर भी फिसलन रहती है और सड़क मार्ग भी अवरुद्ध हो जाता है। हालांकि ये जो ठंड का मौसम होता है, उस मौसम में यहाँ की सुंदरता अद्भुत होती है, लेकिन ठंड को झेल पाना भी आसान नहीं है। तो फिर गर्मियों के मौसम में जाना ही ज्यादा मुफीद रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि भाभी एक तो बारिश और सर्दियों का जो आपने बताया है ना, तो भाई ऐसा खतरा लेने वाला नहीं है, है ना। और यहाँ पर आप सांगला मेदो यानी हरी भरी घाटी को देख सकते हैं, हरे घास के मैदान देख सकते हैं और बर्फ से ढके पहाड़ों को देखकर आपको बड़ा शांति का अनुभव होगा। और इसके साथ ही यहाँ पर भौजाई एक और है, मंदिर है, उसका नाम है बेरिंग नाग मंदिर है। इसको देख सकते हैं। इसकी वास्तुकला प्राचीन होने के साथ बहुत सुंदर है और बेरिंग नाग मंदिर हिंदुओं के प्रमुख मंदिरों में से एक माना जाता है। ये भगवान जगत को समर्पित है और अगस्त और सितंबर में यहाँ प्रसिद्ध फलिच मेला लगता है। उसका आनंद इन्हीं महीनों में आप ले सकते हैं। साथ ही चितकुल, जो कि सुंदर नज़ारों से भरा गांव है, यहाँ पे ऑर्किड के पौधे हैं, पहाड़, विशाल चट्टानें, नदी, जंगल और घास के मैदान हैं। वैसे यहाँ ट्रैकिंग का आनंद भी उठाया जा सकता है। यहाँ वन्य जीव अभयारण्य भी है, जहाँ तरह तरह के पशु पक्षियों को देखा जा सकता है। और कमरू किला जो है वो देखने लायक है। अतीत की कलात्मक विरासत का सुंदर दृश्य यहाँ देखने को मिलता है। ये किला अब मंदिर का रूप ले चुका है। ये कामाख्या देवी का मंदिर है। देवी की बड़ी सी मूर्ति तीसरी मंजिल पर रखी गई है और किले के मुख्य द्वार पर भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा के साथ पर्यटकों का मन जो है वो आनंद से अभिभूत हो जाता है। और यहाँ सांगला से 8 किलोमीटर की दूरी पर बाटसेरी गांव है, जहाँ पर स्थानीय हस्तशिल्प की वस्तुएं खरीद सकते हैं। यहाँ पर शॉल है, किन्नौरी टोपी जो होती है सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। और यहाँ से आप पाइन नट्स यानी चिलगोजा जरूर खरीदें। यहाँ पर इनको उगाया जाता है, तो है बड़े खास, है ना। बसपा नदी जो है सांगला घाटी का मुख्य आकर्षण है। पहाड़ों के बीच से बहती जलधारा लहरों की मस्ती मन को लुभाती है और पर्यटक यहाँ फोटोग्राफी, ट्रैकिंग,
साथ ही साथ कैंपिंग और मछली पकड़ने का भी आनंद उठाते हैं। कभी पहाड़ों के ऊपर झांकता इंद्रधनुष भी नजर आ सकता है। बहुत सुंदर लगता है ना जब इंद्रधनुष दिखता है तो। और यहाँ का रक्षम गांव, यहाँ पे नाना प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है। यहाँ ठंड इतनी होती है कि लोग निचले इलाकों में चले जाते हैं और खेती अप्रैल में करते हैं, जब तो फिर वो वापस पहाड़ पर आ जाते हैं। यानी अप्रैल के समय यहाँ घूमा जा सकता है। कल्पा भारत तिब्बत सीमा के पास में ही भारत का एक आखिरी गांव है। ये कल्पा काफी ऊंचाई पर स्थित है। वैसे यहाँ आने के लिए ट्रेन से नज़दीकी स्टेशन जो है वो चंडीगढ़ या शिमला है। शिमला से कल्पा की दूरी करीब 244 किलोमीटर के लगभग है। बस और टैक्सियाँ मिल जाती हैं, आप अपने साधन से भी जा सकते हैं और हिमाचल परिवहन की बसें की जा सकती हैं। अगर हवाई यात्रा से यात्रा करनी हो तो शिमला हवाई अड्डे आकर बस टैक्सी से आगे की यात्रा की जा सकती है और कल्पा पहुंचा जा सकता है। तो मंजरी दी, लैंड ऑफ फैंटेसी में कदम रखना है तो हमें कल्पा चलना होगा। बिल्कुल चलना होगा। और ऐसे नहीं जाएंगे। हाँ, कैसे जाएंगे? गुनगुनाते हुए जाएंगे ना? गुनगुनाते हुए जाएंगे और साथ में आपने रख लिया है बैग में, बक्से में कुछ गरम कपड़े तो होने चाहिए। लेकिन हम कह रहे जब इतनी बड़े हरे भरे नज़ारों को देखेंगे तो कुछ तो वहाँ पेंटिंग करेंगे ना, तो कलर रख लीजिएगा, ब्रश रख लीजिएगा, पेंसिल, रबर। इस बार देखते हैं कि मंजरी दी कैसे चित्र बनाएंगी। जी। जारे कारे बदरा बलम के साथ, जारे कारे बदरा बलम के साथ, वो है ऐसे खुद को न समझे रे प्यार। जारे कारे बदरा बलम के साथ, वो है ऐसे खुद को न समझे रे प्यार। वही जाके रो जारे कारे बदला बलम के पास, वो है ऐसे खुद को न समझे रे प्यार। किनकी पलक से पलक मोरी उलझी, किनकी पलक से पलक मोरी उलझी, निपट अनाड़ी से लट मोरी उलझी के लट उलझा के मैं तो गई हाँ। वो है ऐसे खुद को न समझे रे प्यार। वही जाके रो जारे कारे बदरा बलम के साथ, वो है ऐसे खुद को न समझे रे प्यार। आंग उन्हीं की लहरियां समाई, आंग उन्हीं की लहरियां समाई, तब न पूछे लुका है अंगड़ाई के सौ बल खा के मैं तो गई हाँ। वो है ऐसे बुद्धू न समझे रे प्यार। थाम लो भैया जो नर समझावे, थाम लो भैया जो नर समझावे, गरबा लगा लो गजर समझावे के सब समझावे।
हाँ, तो मंजरी दी, प्रश्न का उत्तर मिलेगा? मिलेगा? क्या था लेकिन वो प्रश्न तो भूल ले, गई। आप प्रश्न ही भूल गई। हाँ, बताइए ना। देखिए, प्रश्न मैंने पूछा था कि गर्मी की छुट्टियों में अच्छा। खासकर जो तपती दोपहरिया में कैसे समय बिताती थी आप, क्या हाँ, करती थी? बताओ और आपने कहा था शरारतें बहुत करते थे। हाँ शरारत ये होती थी कि हम भाई बहन छोटे छोटे थे, तो मेरे जो डैडी थे वो तरबूज ला के रखते थे। 3 तरबूज ले आया, उसको बड़ी सी बाल्टी में रख दिया जाता था और बर्फ लाते थे साथ में, तो बर्फ में रख के उसको ठंडा होने रख दिया जाता था और कहा जाता था इसको 5 बजे से पहले कोई नहीं खाएगा, जब ठंडा हो जाएगा। अच्छा, वो बाल्टी वो अपनी माँ के कमरे में, मतलब दादी के कमरे में रखते थे और दादी से कहते थे अम्मा देखना बच्चे अभी खाए ना। लेकिन अब हम लोग दौड़ दौड़ के छूते थे, दादी कहती थी देखो ठंडा हुआ कि नहीं, तो हम लोग बता देते थे कि दादी एक ठंडा हो गया, अभी बाकी नीचे वाला ठंडा हो गया, 2 बाकी है। तो दादी ने देखा, अच्छा कितना बज गया, 4 बज गया, निकालो एक काटते हैं तो हम बच्चे बड़े खुश आते थे, चक्कू थाली लेके आए और बस दादी ने तरबूज काटा, हम लोग मिलके खाते थे। तो इसका मतलब मंजरी दी 5 बजे का इंतजार कौन करे? 5 बजे के पहले ये तरबूज साफ हो जाते थे। कितना मजा आता था ना गर्मी की छुट्टियों जब होती थी, और खासकर जो गर्मी के दिन होते थे, हम बच्चे तो खास इंतजार करते थे कि सब एक परिवार के जितने लोग जहाँ जहाँ बिखरे हैं सब एक जगह जमा होंगे। उसमें जो बच्चों की जो टोली थी वो बहुत बड़ी हो जाती थी, तो दिन भर धमा चौकड़ी, चाचा हैं, चाची हैं, ताऊ हैं, ताई हैं, उनके बच्चे हैं, मामा मामी, मतलब बुआ, मतलब पूरा कुनबा इकट्ठा होता था। बिल्कुल। और भाभी गर्मियों में जो बच्चे जब इकट्ठे होते थे तो जो उनके अंदर ही खेलने होते थे, मतलब इंडोर गेम्स जिसे कह लो, तो उसमें आइस पाइस बड़ा खेला जाता था कि इस कमरे से उस कमरे से छुप रहे हैं, तो उसमें बड़ा मजा आता था। और शाम के समय मंजरी दी जब दौर चलता था अंताक्षरी का, अरे पूछो मत, तो जबरदस्ती सबको हटाना पड़ता था कि भाई अब खाने का समय हो रहा है, चलो अब बस करो, और एक से एक गीत गीतों की तो छड़ी लग जाती थी। बिल्कुल, जब सब इकट्ठे होते थे माहौल बड़ा अलग सा हो जाता था। और जब भाई आपने झड़ी लगाई दी है तो फिर क्यों ना लगा दी जाए झड़ी गीतों की। साची कहे तोरे आवन से हमरे, साची कहे तोरे आवन से हमरे, अंगना में आई बहार भौजी, अंगना में आई बहार भौजी। लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लाखों में एक हमार भौजी, लाखों में एक हमार भौजी। हे भौजी साची कहे तोरे आवन से हमरे, अंगना में आई बहार भौजी। तुलसी की सेवा चनरमा की पूजा, तुलसी की सेवा चनरमा की पूजा, कजरी चैता आंगनवा में गूंजा। अब हमने जाना के फगुआ सिवा भी, अब हमने जाना के फगुआ सिवा भी, होते हैं कितने त्योहार भौजी, होते हैं कितने त्योहार भौजी। साची कहे तोरे आवन से हमरे, अंगना में आई बहार भौजी।
ये घर था भूतन का डेरा, ये घर था भूतन का डेरा, जब से भया तुमरा पग फेरा। दुनिया बदल गई, हालत संभल गई, दुनिया बदल गई, हालत संभल गई। अंधन के लागे भंडार भौजी, अंधन के लागे भंडार भौजी। साची कहे तोरे आवन से हमरे अंगना में आई बहार भौजी। बचपन से हम काका कही कही के हारे, बचपन से हम काका कही कही के हारे। कोई हमें भी तो काका पुकारे, दई दे भतीजा फुलवा सरीखा, दई दे भतीजा फुलवा सरीखा। मानेंगे हम उपकार भौजी, मानेंगे हम उपकार भौजी। हे भौजी साची कहे तोरे आवन से हम दे अंगना में आई बहार भौजी। लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लाखों में एक हमार भौजी, अंगना में आई बहार। सही में साची कहे तो रावण से भौजी अंगना में आई बहार, यानी रिश्तों में पगा हुआ ये प्यारा सा गीत कितना अच्छा सा लगता है ना। और मंजरी दी सिर्फ एक के ही नहीं, जब परिवार का हर सदस्य उस समय साथ बैठा होता था तो घर में भाई कहते हैं ना जश्न से क्या कम माहौल नहीं हुआ। बिल्कुल, और जो नहीं गाता था वो भी गाने लग जाता था, है ना। और जो नहीं गाना चाहता था भाई उससे गवाया जाता था। अच्छा, हमारी एक सखी कह रही हैं उन दिनों को याद करते हुए कि गर्मियों के दिन पंख लगा के उड़ लेते थे, पता भी नहीं चलता था, छुट्टियां खत्म। जेठ का महीना, गर्मी की दोपहरिया, अभिभावक कितने भी नाकाबंदी कर लें, घेराबंदी कर लें, अगर उनको ना तोड़ा जाए तो फिर वो छुट्टियां कैसे बीते, वो बचपना कैसा। न आज की तरह समर कैंप थे, न डे केयर। जैसे जैसे बड़े होते गए कुछ बंदिश लगी, कुछ नए नियम बने जिसमें हमें छुट्टियों में सिलाई कढ़ाई, खाना बनाना सीखना, पेड़ पौधे लगाना, उन्हें पानी देना। अगर हम गाँव में हैं तो मैंने रामायण पढ़ना सीखा और भैया तकली से रुई से धागा बनाना सीखते थे। दादी चाची लोग ड्योढ़ी में बैठकर डलिया बनाया करती थी। दोपहर में सत्तू, तरबूज और खरबूजे, आम और भुजा का आहार चलता था। जेठ की दोपहरिया कैसे बीत जाती थी पता भी नहीं चलता। अब तो घर में रेडियो सुनने को ना मिले तो लगता है रूम में बैठकर एसी की रखवाली कर रहे हैं। सही बात है, कितनी सारी यादें जोड़ दी। और जब खरबूजे के जो बीजे होते थे उनको सुखाया जाता था, फिर उनको लेके छीला जाता था और फोड़ के खाया जाता था। और कई बार तो मुट्ठी में भर के ऐसे ही खा लेते थे कि छिलका बाद में हटाएंगे। भाई ये तो हम अभी भी करते हैं। हाँ, उसकी वो तो गई नहीं आदत है ना। देखो ना भौजाई, एक और बढ़िया सा संदेश और आया है। बाग बगीचे उन दिनों गर्मी बिताने के साधन थे, ये अब भी है, लेकिन अब ये पेड़ पौधों के ना होकर वृहद कंक्रीट के जंगलों में बदल चुके हैं। किस्से कहानियां सुनाते हुए दोपहर गुजरता था, किंतु अब एसी और कूलर है। और अगला संदेश क्या कहता है कि गर्मियों में समय कैसे बिताते थे। गर्मियों के मौसम में लाइट जाने की समस्या अक्सर हुआ करती थी। आज के समय में जैसा क्लाइमेट चेंज का कोई समस्या नहीं है, पूरी गर्मी के मौसम में पूरे समय गर्मी ही पड़ती थी। अब आज गर्मी के मौसम में भी बारिश हो रही है। उन दिनों गर्मी से बचने के लिए हाथ से चलाने वाला पंखा बीजना, गर्मी के मौसम में सुबह शाम छत और कच्चे आंगन में पानी का छिड़काव करना। इसके अलावा पढ़ाई, एक पशु भी पाल रखा था, गाय। एक व्यक्ति का काम तो उसकी सेवा में ही चला जाता था। गाय के अनेक तरह के काम होते थे। वाकई ये बात तो बिल्कुल सही है, जब हम कोई पशु पालते तो उनका ख्याल तो रखना ही पड़ता है। रखना पड़ता है और रखना चाहिए। वैसे गर्मी की छुट्टियों में कभी नानी, बुआ, मौसी के घर तो कभी सब हमारे घर
ऐसा हमारे एक श्रोता ने कहा है। तो पूरी 2 माह की छुट्टियां होती थी। गोटा, कैरम, शतरंज, ताश, टेनिस, चेकर, ये सब हमारे दोपहर के खेल हुआ करते थे। कूलर भरना, मटके में पानी भरना, घर के काम में मदद करना, ये सब सीखते थे। और शाम को ज़्यादातर हम आंगन में पानी डालना या घूमना, देर रात तक छिपम छिपाई, साखली खेलना, ये सब करते थे। और किताबें, चंदा मामा, पराग, नंदन, चंपक की कहानियां पुस्तकालय से लाकर पढ़ना, ऐसे ही दिन जाते थे। रात को रोज पहाड़े बोलना नित्यक्रम था। फिर पुरानी किताबों पर जिल्द लगाना, क्योंकि हम नई किताब नहीं लेते थे। भाई बहनों की पुरानी किताब ही संभाल कर रखते थे और इस तरह गर्मी की छुट्टियां हमारी बीती थी। बिल्कुल, और बड़ा मजा आता था जब ये खेल खेलते थे, ताश वगैरह के जो होते थे या कैरम होता था, तो इसमें चीटिंग करने में बहुत मजा आता था। किसी के बने हुए हाथ उड़ा लेना। आप जरूर करती होंगी, आप तो शरारती रही हैं। इसमें कोई शक है? तुम भी करके देखना भौजाई, बहुत मजा आएगा, है ना? अब आप तो गलत चीज सिखा रही हैं। चीटिंग नहीं करनी चाहिए खेल में। चलो, खेल तो खेल भावना से खेलना चाहिए। चलो, लेकिन एक संदेश पढ़ लेते हैं, है ना? हाँ, अगला संदेश ये है कि गर्मियों में समय कैसे बिताते थे। इस सवाल के जवाब अलग अलग समय पर बदल गए हैं। जैसे जो बचपन में किया, जैसे जब जो पानी मांगे पिलाओ, गिलास उठाओ, और दिन भर ठंडा आइसक्रीम या लस्सी, गन्ने का रस पीने की फरमाइश करना, साथ ही मम्मी की हेल्प करना, कभी कभी शाम को फिल्म देखना, और अब अपने बच्चों नाती पोते की फरमाइश पूरी करना। बस वक्त बदल गया। फर्क सिर्फ इतना है कि खाने पीने की चीजें बदल गई, जिद बदल गई। सब बाहर का बना खाने पीने को चाहिए और हम घर का बना खाते पीते थे। तो समय के साथ साथ काफी कुछ चीजें बदली हैं, आदतें बदली हैं। लेकिन जो गर्मी की छुट्टियां होती हैं ना, जो खास गर्मी का समय होता है, वो तब उस समय के हिसाब के से मनाए, मतलब कहते हैं ना, उसका आनंद उठाया जाता था। और अब आज के हिसाब से। तो देखो, एक संदेश और है कि लिखते हैं कि एक वक्त था जब हम बचपन में थे, मकान किराए का था, लेकिन बिजली पानी दोनों नहीं थे। लालटेन से रात को काम चलाना पड़ता था और दिन में हाथ वाली पंखों से या हवा जेल जेल के गुजारते थे, या ऊपर वाले की पुरवैया चलती, बस उसी का सहारा था। आज एसी, कूलर, पंखे सब कुछ हैं, पर वो सुकून और चैन नहीं है। क्या बात है। और बचपन में गाँव में गर्मियों में खट्टी आमली के घटाधार पेड़ों की छाँव में बहुत सारे खेल खेलकर बिताते थे। बुजुर्ग लोग वहां आराम से ठंडी हवा में सोते थे। वो भी क्या दिन थे। खेतों में जाते थे, आम के बगीचे में जाकर कच्चे आम नमक मिर्च लगाकर खाते थे, बोर के पानी में नहाते थे। ये सब बहुत उन्होंने मिस किया। और इन दिनों में जब गर्मियों में आंधियां चलती थी ना भौजाई, तो बड़ा मजा आता था। आम के बाग में जब आम टपकते थे ना, तो हम बच्चे सारे दौड़ के जाते थे, अपने फ्रॉक में भर लिए ढेर सारे आम, कोई झोले में, कोई टोकरी में, वो ला के आंगन में पलटना, फिर भागना, वो बड़ा मजा आता था। वैसे मंजरी दी, मजा तो आज इन दिनों भी आता है। मतलब अभी जो बच्चे हैं वो गर्मी की छुट्टियों का आनंद अलग तरीके से लेते हैं। बिल्कुल। और अब हम लेते हैं अलग आनंद, है ना? हारेगा जब कोई बाजी, तभी तो होगी किसी की जीत। दोस्त यही दुनिया की रीत, तुम्हें मुबारक मन का मीत। रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए। खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए। ओ मुझे खुशी मिली इतनी, ओ मुझे खुशी मिली इतनी के मन में ना समाए। पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए। रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए। खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए। ओ मुझे खुशी मिली इतनी, ओ मुझे खुशी मिली इतनी के मन में ना समाए। पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए। रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए। खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए।
खुशी तूने पाई, ऐ दोस्त मुबारक हो तुझे प्यार की शहनाई। मुझे ना मिली जो वो खुशी तूने पाई, ऐ दोस्त मुबारक हो तुझे प्यार की शहनाई। दुआ मेरे दिल की, दुआ मेरे दिल की दामन में ना समाए, तुझे प्यार मिले इतना जीवन में ना समाए। मुझे खुशी मिली इतनी, ओ मुझे खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए। पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए, रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए। खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए। वे भौजाई बीते दिनों को याद दिलाता एक संदेश है कि गर्मी में हमारी 2 महीने की छुट्टियां हुआ करती थी। एक दिन में घर से निकलने नहीं दिया जाता था। घर में बहुत ही छोटे थे तो दिन में गुड्डे गुड़िया से खेलते थे, उनकी शादी ब्याह करते, मम्मी की साड़ी पहनते चुपचाप। कुछ बड़े हुए तो दिन में ताश खेलना, व्यापार खेलना, पत्थर के गुट्टों से खेलना, अंग बंग चौक चंग खेलना, इमली के बीजों को तोड़कर सिलाई बुनाई कढ़ाई भी सीखते थे। शाम को साइकिल चलाते थे, कहानी की किताबें पढ़ना, उपन्यास और फिल्में भी देखते थे और कुछ दिनों के लिए ननिहाल चले जाते थे। और छुट्टियां कब होती थी तो पता ही नहीं चलता था। हाँ बिल्कुल, छुट्टियों का तो पता नहीं चलता था, लेकिन समय समाप्त हो रहा है, ये हमें घड़ी के इशारा कर रही है। तो लेते हैं सबसे विदा, सभी को कम्बो और मंजरी वर्मा का नमस्कार, नमस्कार। सखी सहेली।